अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लददात दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। जी दोस्तों, आज की वीडियो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज हम आपको बताने लगे हैं कि नारान से बाबूसर टॉप तक जो रास्ता है उसकी क्या कंडीशन है और किस तरह के रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं। रास्ते में जिस तरह लोग बताते हैं कि रास्ता अच्छा नहीं है या क्या है, तो आज हम आपको डिटेल बताएंगे कि रास्ता वाकई कैसा है, रोड कंडीशन कैसी है, रास्ते में कौन कौन से मकामात आते हैं। वीडियो ये मेरी पहली एक वीडियो थी, उसी की तरह लंबी वीडियो है और आप लोगों के इसरार पे ये लंबी वीडियो है कि इसमें हम मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि रास्ते में कहाँ कहाँ आपको ठहरना है, कहाँ कहाँ पिकनिक पॉइंट है, और ये सारी डिटेल इस वीडियो में होंगी। आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पूरी वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये नज़ारे, ये खूबसूरत जो मंज़र है, ये आपको वीडियो छोड़ने पर यानी कि आपको ये नहीं कह सकते कि आप वीडियो छोड़ जाएंगे। आप ये वीडियो मुकम्मल इंशाल्लाह देखेंगे और इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज की हम वीडियो की जानिब, इसमें पूरी डिटेल बताएंगे। और इसी तरह मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर करें तो बिस्मिल्लाह, नहीं करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। वीडियो शुरू करते हैं जी, बाकी बातचीत को छोड़ते हैं। नारान से जिस वक्त आप बाबूसर टॉप की जानिब रुख करते हैं तो एक तो सफ़र आपका गुजर चुका है जो कि आपने पिंडी से बालाकोट और फिर बालाकोट से नारान तक का किया। अब वो दोनों सफ़र अपनी जगह यानी कि एक तरफ रह जाते हैं और ये सफ़र इसका एक अपना ही मंज़र है। बालाकोट से जैसे ही आप निकलते हैं तो काफ़ी सारे मकामात आते हैं। सबसे पहला मुकाम, खूबसूरत मुकाम जिस पे लोग ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, वो है दमदमे का मुकाम, यानी कि जिस पे आजकल एक बड़ा जोश और जज्बा है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भी जैसे ही आप नारान से आगे निकलते हैं तो एक कारपेटेड रोड आपका इस्तकबाल करती है। और जैसे ही आप पीटीटीसी का मोटल क्रॉस करते हैं, यानी कि आबादी ख़त्म होती है, तो फिर ये इस तरह की खूबसूरत वादी, जिसकी आपकी दाएं जानिब तो पहाड़ है लेकिन बाएं जानिब एक खूबसूरत दरिया और वसी इलाका, यानी कि खुल जाता है इलाका यहाँ से। यहाँ पे रोड भी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है और रोड के साथ साथ फिर एक जो वादी का मंज़र है वो इंतहाई दिलकश है। इतना खूबसूरत कि आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा ही नहीं सकते हैं, यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एकदम से किसी जन्नत नुमा वादी में आ गए हैं। इतनी खूबसूरत रोड और ये रास्ता और साथ साथ ये खूबसूरत दरिया के मंज़र यकीनन आपके लिए एक ऐसी कैफियत बना देंगे कि आप चाहेंगे कि नहीं, आप गाड़ी को आस्था रखें। बल्कि अक्सर तो मैंने देखा है कि नारान से निकलते ही जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और इस खूबसूरत मंज़र को अपने कैमरे की आँख में वो समझ लेना चाहते हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ से पानी का गुज़र होगा वहाँ वहाँ पर रोड की कैफियत इसी तरह की होगी जिस तरह की मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह मंज़र दिखाने का मकसद यही है कि अगर आप आएँ तो आपको पता हो कि रास्ते में गाड़ी किस तरह की और कितनी ख़राब हो सकती है। इसी में अब आगे चलते जाएंगे तो इसी लेफ़्ट साइड के दरिया में पहला पिकनिक स्पॉट, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह पे एक रंग बिरंगी आपको कुछ चीज़ें पड़ी नज़र आएंगी। ये रंग बिरंगी चीज़ें जैसा कि अभी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये रबड़ की बनी हुई कश्तियाँ, वैसे कश्ती रानी के इस सन को राफ्टिंग कहते हैं। जी बिल्कुल, राफ्टिंग। जो लोग वहाँ जाते हैं अगर नारान में, तो फिर अगर राफ्टिंग नहीं करते तो उनका जो टूर है वो अधूरा रह जाता है। राफ्टिंग ये 1 किलोमीटर से 2-3 किलोमीटर तक मुश्तमिल होती है। मुख्तलिफ इसके रेट होते हैं, 500-600 रुपया पर हेड से लेकर ये 800-900 रुपये तक, ये इस तरह की ये चीज़ है। और राफ्टिंग की पूरी वीडियो इंशाल्लाह मैंने अलग से बना के रखी हुई है। और ना सिर्फ राफ्टिंग बल्कि अब तो ज़िप लाइन भी यहाँ पर लग गई है और ज़िप लाइन का भी एक अपना ही मज़ा है, वो भी यहाँ पर की जा सकती है। तो उसकी पूरी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ना सिर्फ उसका बल्कि पिंडी से बालाकोट और बालाकोट से नारान तक भी इसी तरह की डिटेल वीडियो जो सी मेरी बनी हुई है उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे और वो आप दे सकेंगे। या फिर ऊपर एक आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ जाएगी स्क्रीन, जिसमें पिंडी टू बालाकोट और बालाकोट से नारान तक की वीडियो के लिंक भी मौजूद होंगे। तो चलते हैं जी दोबारा आप इस रास्ते के ऊपर कि मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ
और इस पे हाल ही में ये चूँकि वीडियो कुछ अर्सा पहले की जब मैं गया था तब की है, तो अभी यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये सीन थोड़े से धुंधला से किए हैं। यहीं पे लैंडस्लाइडिंग हल्की सी हुई या पानी का बहाव ज़्यादा हुआ तो मड काफ़ी सारा यानी कि कीचड़ वगैरह रोड पे आ गया था, जिसे साफ़ तो कर दिया गया, लेकिन ये वो जगह जो मुकाम है जहाँ पर ये प्रॉब्लम एरियाज़ हैं। ये नारान से बाबूसा टॉप जाते हुए सड़क के ऊपर जो हालात में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर आपको गाड़ी थोड़ी सी आहिस्ता करनी है, लेकिन रोड ऐसी नहीं है कि जिससे आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचे या कि आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम का आपको फेस करनी पड़ जाए। पहला पिकनिक पॉइंट आपने देख लिया है, ये दमदमे के पॉइंट पे था और यहाँ पर राफ्टिंग वगैरह की जाती थी। इसके बाद अब आप आगे निकल के जा रहे हो और अगला स्टॉप जो है वो बट्टा कुंडी है। नारान और नारान से निकल कर फिर बट्टा कुंडी। देखिए, नारान एक अपना सेटअप है। जब ये एरिया डेवलप नहीं हुआ था तो नारान मेन स्ट्रीम था, यानी कि वादी कागान का मेन जो हब था, बिज़नेस हब था या मेन जो जगह थी जिसे आप कहते थे वो नारान ही था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते अब इस पोजीशन पे पहुंच चुका है कि अब वहाँ सीज़न में या सीज़न के बगैर भी इतना रश होता है कि बाज़ जो टूरिस्ट हजरात हैं उनका दिल जिनसे है वो जैसे आप कहते हैं दम घुटना, तो दम घुटने की जैसी कैफियत हो जाती है, रश ज़्यादा हो जाता है, होटल बहुत ज़्यादा बन गए हैं और जो उसका कुदरती हुस्न था कि दरिया के किनारे होटल और होटलों में बैठकर फिर दरिया के नज़ारे करना, वो तकरीबन अब ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि समझ लें कि ख़त्म हो गया है। नारान में जो लोग शुरू से आते हैं, मसलन मैं जब 2002 में आया था पहली दफ़ा यहाँ पे, तो तब का नारान और आज के नारान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर वो लोग नारान में रुकने की बजाय इस आगे के सफ़र का इंतखाब करते हैं। आपने सफ़र देखा बालाकोट से लेके तो आप नारान तक आए मेरे साथ, वहाँ सफ़र में देखने और इस सफ़र के देखने में बड़ा फ़र्क है। यहाँ एक ऐसी खूबसूरत वादी में से जब आप गुज़रते हैं तो इसका हर नज़ारा, हर जगह एक खूबसूरत एक ऐसा मंज़र है, इसके पहाड़ हैं, इसकी जो ग्रीनरी है और इसमें बहती हुई जो आबशारें हैं उनका एक अपना ही मज़ा है। जी, आबशार का नाम लिया दोस्तों तो अब हम सोनी आबशार के पास पहुंच चुके हैं। ये आपके पहला पिकनिक स्पॉट राफ्टिंग और उसके बाद आने वाली ये पहली आबशार है और इस सोनी आबशार के बारे में भी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद होगी। लें जी, हमने आपको शेक हैंड भी कर दी है और ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं खुद ही हूँ। मेरे अक्सर दोस्त मेरी कमेंट में ये कहते हैं कि मगर साहब आप लोगों की वीडियो लगा कर अपना टाइम टपा रहे हैं। चलें जी, ये भी एजाज़ किसी किसी को हासिल होता है, लेकिन ये मैं बनफ्से नफीस खुद किया था और मैंने खुद ये वीडियो कैप्चर की थी। वीडियो क्वालिटी से भी आपको अंदाज़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ वाकई ये मैंने खुद ही वीडियो बनाई है। चलें जी, ये तो ज़िमनन बात होगी। इस ज़िमनन बात के साथ साथ ये भी मैं कहता जाऊँ कि ये जो आबशारें हैं, ये ऊपर से पानी गिरने का ये जो आपको नज़र आ रहा होता है सारी डिटेल, ये इसका भी एक अपना एक हुस्न है। ये आबशारें जो बहती हैं, इसके आबशार बहने के साथ साथ जब ग्लेशियर होता है तो उसका एक अपना नज़ारा होता है और जब ये बर्फ़ पड़ जाती है तो इस बर्फ़ में जो आबशार गिरती है फिर उसका एक अपना एंगल होता है। गोया आप ये कह सकते हैं कि हर सीज़न में ये पानी जो बहता है, चश्मों का पानी है, ग्लेशियर का पानी है, इसका अपना रंग होता है, एक अपना अंदाज़ होता है। और अगर मैं ये कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा कि नारान अब हर महीने में अपना रंग बदलता है। अब लोग पूछेंगे जी वो कैसे, जैसे ये ग्लेशियर है तो ये ग्लेशियर जब मैं गया था तो उस वक्त इस अंदाज़ में थे। अब हो सकता है आप जा रहे हो तो उस वक्त ये ग्लेशियर का नामो निशान भी ना हो और पानी का ये अंदाज़ भी ना हो। ये जिस तरह वक्त बदलता है, यानी कि मई में जब ये नारान का रास्ता खुल जाता है बाबूसा टॉप तक या मई जून में, तो तब स्टार्टिंग के जो रंग होते हैं वो कुछ और होते हैं और जब वक्त गुजर जाता है कुछ अर्सा तो फिर ये ग्लेशियर पिघल जाते हैं, रोड के ऊपर से ग्लेशियर ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर एक नया अंदाज़ शुरू हो जाता है जिसे आप कह सकते हैं कि अब मई के बाद जून में जब आप जाते हैं तो फिर कुछ और रंग होता है और जून के बाद फिर आप जुलाई में और फिर अगस्त में जाते हैं तो तब और रंग होते हैं। अगस्त के आखिर में जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है और यहाँ ग्रीनरी अपने पूरे आबोताब के साथ होती है और फिर इस बात का इंतज़ार होता है कि कब सितंबर आए और सितंबर में फिर एक बार ये सफ़ेदी तान ले, तो यूँ ये हर महीने में इन पहाड़ों के रंग भी बदलते हैं, इन पहाड़ों के अंदाज़ भी बदलते हैं और यहाँ मौसम भी अंगड़ाइयाँ लेता रहता है।
ये देखें ना, अंगड़ाई ले ली है मौसम ने के साथ ही बादल आए हैं, और जब हम निकले थे तो बादलों का नामो निशान भी नहीं था। एकदम से बादल आ गए हैं और अब बारिश शुरू हो गई है। अब देखते हैं ये बारिश कब तक और कहाँ तक हमारे साथ चलेगी। हमारा सफ़र नारान से शुरू हुआ है और आगे हम बाबूसर टॉप की जानिब जा रहे हैं। हो सकता है एक वीडियो में हमारा ये सफ़र पूरा भी ना हो, लेकिन जहाँ तक हम जा पाएंगे हम आपको लेके जाएंगे। बात कर रहा था बटाकुंडी की, तो बटाकुंडी 14 किलोमीटर है नारान से, और बटाकुंडी तक रास्ता पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त, ये रोड कहीं से टूटी फूटी नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह भी ये कारपेटेड रोड नज़र आ रही ऐसी ही थी, और पल छिपकते ही आप बटाकुंडी पहुंच जाते थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक टूरिस्ट जब जा रहा हो, ऐसा सयाह जो कि इन नसीन नज़ारों का दिलदादा हो, तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो स्पीड पकड़े, और जैसे कहना ना स्पीड 190 थी छिको छिक, ना जी ना, यहाँ पर स्पीड 30-40 से ऊपर शायद अगर जो लोग करते हैं तो वह इन नज़ारों से महरूम रह जाते हैं, या उनकी अपनी बातें नहीं ख़त्म होती, वो इन नज़ारों की तरफ मुतवज्जो ही नहीं होते हैं। जो लोग इन नज़ारों की तरफ मुतवज्जो हों और इन नज़ारों को अपने अंदर समो लेने की उनके अंदर कोई सही हो, तो वो कभी भी स्पीड 190 की नहीं करते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इस रोड पे जाते हुए फिर ये ऐसा मकाम आते हैं कि जहाँ पर फिर बंदे को ग्लेशियर भी नज़र आते हैं। एक जहाँ जहाँ ग्लेशियर होंगे, पानी का गुज़र होगा, वहाँ रोड थोड़ी सी आपको ख़राब मिलेगी, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि जहाँ से आपकी गाड़ी का गुज़र ना हो सके। मुझे नहीं पता कि अभी जब आप जा रहे हो तो इस ग्लेशियर का कोई वजूद हो, क्योंकि इसको टाइम हो गया तो कम से कम 1 माह हो गया, तो हो सकता है कि ये ग्लेशियर किसी हद तक तो शायद मौजूद हो। काफ़ी हैवी ग्लेशियर था, लेकिन ये नीले का ग्लेशियर इसको कहते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर का था। जब हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे थे कि अब रास्ते खुल रहे हैं, यहाँ पहुँची हैं मशीनें, तो इस ग्लेशियर ने काफ़ी ज़्यादा रोड साफ़ करने वाली मशीनों को तंग किया था, और ये बहुत बड़ा ग्लेशियर था। और ये इस ग्लेशियर के बारे में बताया जाता है कि काफ़ी अरसे के बाद इतना बड़ा ग्लेशियर यहाँ पे आया था। ये जैसी ग्लेशियर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद बटाकुंडी की आमद का एक आपको ऐलान हो जाता है कि हाँ अब बटाकुंडी आ गई है। अब आपको दाएँ बाएँ होटल रेस्टोरेंट काफ़ी सारे नज़र आएंगे, और एक वादी का एक ऐसा रंग नज़र आएगा कि जिसमें आपको बड़ी, जिसे कह सकते हैं ना कि दिल खुश हो जाना, दिल बाग बाग हो जाने वाली कैफियत आपको नज़र आएगी। अक्सर से यार मैंने आपको बताया कि अब आते हैं और कोशिश करते हैं कि नारान में ठहरने की बजाय बटाकुंडी आ जाए। यहाँ पर एक यूथ हॉस्टल भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे उस डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब मुझे थोड़ा ना समझ जा रहा हूँ यूट्यूब को, तो लोगों को अक्सर मुझे कहते हैं कि जी आप अपने जो वीडियो के रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया करें ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो। तो मुझे ये बात अपील की, एक दोस्त ने मशवरा दिया, तो आज की जो वीडियो और बाकी वीडियो में भी इसी तरह मैं सारी अपनी दीगर वीडियोज़ के जो लिंक हैं टाइटल के साथ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जाएं डिस्क्रिप्शन में और जाओ, वीडियो भी आपने देखनी है, जहाँ की वीडियो देखनी है तो उसका आपको लिंक मिल जाए और डायरेक्ट क्लिक करते हुए आप उस वीडियो पे चले जाएंगे। माजरत बटाकुंडी की 2-3 हवालों से भी पता चलें कि यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, और ये बटाकुंडी भी उन इलाकों में शुमार होता है कि जहाँ के लोग सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ जाती है तो नकल मकानी कर जाते हैं। मटर और आलू यहाँ की जो बेसिक मुकामी लोग जिनसे वो काश करते हैं, और उसकी जो फसल होती है वो पसंद की जाती है। ये है जी वो यूथ हॉस्टल जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था, और इसमें के बारे में भी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये कितने पैसे लेते हैं और इनका क्या फेयर होता है, ये सारा सिस्टम है। जब पिछली दफ़ा हम आके वीडियो बनाई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप रह तो सकते हैं, लेकिन पानी का पखपल बंदोबस्त है, पानी हमारे पास नहीं है। ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इसी तरह ही काम करते हैं। ये रास्ता जो राइट साइड से ऊपर जाता है ये लालाजार की जानिब जाता है, और लालाजार की वादी मैं अभी तक मैं ख़ुद भी नहीं गया हूँ। कोशिश होगी कि आइंदा कभी किसी टूर में जाऊँ तो लालाजार ज़रूर जाऊँ ताकि वहाँ की वीडियो भी आपको मैं दिखा सकूँ। बारिश तेज़ होती जा रही है और हो सकता है कि वीडियो में कुछ खलल हो। मेरी गाड़ी के वाइपर आपको नज़ारा दिखाने में बीच में जो है ना वो कहते हैं टांग अड़ा रहे हैं। तो बहरहाल जी जैसा मंजर है वो तो मैंने आपको दिखाना है,
और जैसे हालात हैं और वैसे ही मैंने आपको दिखाने हैं। वाइपर को मैं ख़त्म नहीं कर सकता था, ना ही मैं अपना कैमरा उठा के यानी कि मोबाइल उठा के बाजू एकदम से आगे से पानी पड़ता है और बिल्कुल तस्वीर धुंधली हो जाएगी। बातें करते करते जी बिल्कुल अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ से बट्टा कुंडी का आप नज़ारा करते। ये बट्टा कुंडी है जिसके बारे में बताया था। दरिया के किनारे या दरिया ने कंढे होते आबादी जिसकी कहने वो है। बिल्कुल जी, दरिया आगे आएगा वो अभी कुछ बताएंगे, लेकिन दरिया से पहले यहाँ पर एक और बात भी बताऊँ मैं आपको कि पहले दरिया के बीच में से गुजर के जाना पड़ता था, यानी कि बहुत नीचे एक वो ब्रेड फुटेड जिसे पुल कहते हैं वो था, लेकिन अब यहाँ पर नया पुल तामीर कर दिया गया है। अभी हम उस नए पुल के ऊपर से ही गुजरेंगे। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो ये पुल अभी तैयार हो रहा था, तो इस दफ़ा ये पुल तैयार हो गया। अभी ये थोड़ी बहुत ही जो रोड के जो काम रहता है इसकी स्टार्टिंग और एंड में इंशाल्लाह वो भी इस सीज़न के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा और यूँ अगले साल इससे भी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर भी अब बट्टाकुंडी में अभी तक तो अच्छे ही हालात हैं होटलिंग वगैरह के हवाले से, लेकिन आने वाले वक्त में कंस्ट्रक्शन बेतहाशा हो रही है और हो सकता है कुछ अरसे बाद ये भी नारान जैसा ही स्ट्रक्चर इसका बन जाए और ज़्यादा होटलों की बहुतात की वजह से इसका भी हुसन मान पड़ जाए। जब ये मैं बात करता हूँ तो इसमें आप जो होटल वाले हैं वो मेरी वीडियो देख के ये कहेंगे मतलब साहब तुसी तो साढ़े पीछे ही लागे हो। बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरा एक अपना ज़ाती तौर पर मानना ये है कि जब ये इतने खूबसूरत नज़ारे और ये खूबसूरत सीनरी है इसको आपने सेव करना है, तो ये कंस्ट्रक्शन के इतने बड़े बड़े जो होटल बने हुए हैं मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस हक़ में हूँ कि यहाँ हट्स बने और हट्स बनाकर और उसका लोकल टच और जेन्युइन टच जो लोकल कल्चर है उसको अगर आप डेवलप करेंगे तो इस इलाके की खूबसूरती कायम दायम रह सकती है। मसलन इस इलाके में पत्थरों से बने हुए घरों का रवाज है। मैंने पिछली वीडियो में अशरफ भाई का जो घर है वो दिखाया था आपको, मिट्टी के बने हुए पत्थरों के बने हुए। तो ऐसी ही आर्ट्स बनाई जा सकती हैं, उनको परवान चढ़ाया जा सकता है जिससे इस इलाके की खूबसूरती को हम प्रिजर्व कर सकेंगे, ताकि जो इन कंस्ट्रक्शन वाले घरों से इन वीआईपी कल्चर से तो हो के हम यहाँ पे आते हैं, अगर वो यहाँ पर भी वही कुछ करना है तो फिर क्या फ़ायदा। चलें जी, हम लोहरी चस्का पे पहुँच गए हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मेहरबान कदरदान मियाँ साहब जिनसे हैं वो यहाँ पर उन्होंने लोहरी चस्का के नाम से एक सेटअप बनाया है। हमने दिन का खाना इनके पास खाया है, उसकी डिटेल भी अलग वीडियो में होगी। तो आप कहेंगे मौला साहब सारी चीज़ें छड़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर सारी चीज़ें मैं इसी में दिखा दूं तो फिर ये वीडियो कई गुना लंबी बन जाएगी और मैं रास्ते की जो मेरा बेसिक फोकस है उससे मैं हट जाऊंगा। हाँ, ज़िम्नन जो बातें मैं बताता चलूँ कि बट्टाकुंडी में नॉर्मल रूटीन में जो किराए हैं रूम रेंट हैं होटल्स के वो इसी तरह ही हैं कि 2,000-2,500 से लेके 7-8 हज़ार, बल्कि अब तो हिमनबर्ग जैसा बड़ा वीवीआईपी होटल जिसका 19,000 20,000 कमरे का किराया वो होटल भी यहाँ पे बन चुके हैं। लेकिन सीज़न में ये किराए जो उनसे हैं वो नारान की तरह बढ़ जाते हैं और 5-6 हज़ार से शुरू होने वाले जो 2-2.5 हज़ार वाला कमरा है वो 5-6 हज़ार तक चला जाता है और अप टू जैसे जैसे रश होता है उसी हिसाब से बढ़ता बढ़ता 8-9 हज़ार तक भी चला जाता है। तो ये यहाँ पर भी वही शेड्यूल है, वही तरीक़ाकार है। होटल काफ़ी तादाद में बन गए हैं। अब ये कहना कि यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी एक मेरे जहन में आ गई जिसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं जी बड़ा रश बढ़ गया है। एक बात याद रखें कि नारान से ले के बबूसा टॉप तक 65 किलोमीटर का इलाका है और ये 65 किलोमीटर का जो इलाका है इसको अगर हम इस तरह डिफ़ाइन करें कि ये पूरी वैली है तो 65 किलोमीटर के इलाके में कितनी गाड़ियाँ आगे चली जाती हैं और यहाँ पर एक समझ लें कि ये वादी सयाहों को चाहे जितनी तादाद में हो उसको अपने अंदर समो लेने की ताकत रखती है। अभी अब जैसा कि आप मंज़र देख रहे हैं और यहाँ पर हम आपको ये जो सीन दिखा रहे हैं ये हम बट्टाकुंडी से निकल चुके हैं और बट्टाकुंडी से निकलने के बाद फिर अगला जो मेन मकाम है जो अहम मकाम है वो बड़वाई का आएगा। बड़वाई और जो मकाम है वो समझ लें कि नारान और बट्टाकुंडी के बाद अब नया डेवलप हो रहा है, नई इसमें होटलिंग का और बाकी सेटअप बन रहा है, यानी कि जूँ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है और जैसे कहते हैं ना दम घुटने वाला मसला जड़ा वधदा जा रहा है, तो ऐसे ऐसे लोग आके बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये इस लिहाज से भी एक बड़ी ज़बरदस्त अब ये वादी और वैली बनती जा रही है कि यहाँ पर
जब लोग आ जाते हैं, यहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, तो फिर ये एक ऐसा मुकाम है जो इंतहाई पुरसुकून है। यानी बटाकुंडी में भी अब जिसे खाप टेंशन कहते हैं काफ़ी बढ़ गई है। तो अब ये जो सेटिंग बन रही है बुढ़वाई की इस इलाके में, ये वैली की, तो इस जगह पे ज़्यादा खूबसूरती, ज़्यादा इसकी वजह यही है कि यहाँ पर सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। यहाँ पर आप आ जाते हैं तो फिर ये पुरसुकून नज़ारे, ये खूबसूरत नज़ारे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है कि मेरी वीडियो आज उन लोगों के लिए भी ज़्यादा अहम हो जो चाहते हैं कि किसी भी वजह से हम अपनी मशीनी ज़िंदगी को से निकल कर जब हम यहाँ पहुँचें तो फिर हमें सुकून मैसर हो। तो सुकून के मुतलाशी लोगों के लिए फिर ये इलाका बड़ा सूटेबल है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्टेंस बता दिया था कि जितना आपको नारान से बटाकुंडी यानी कि 14 किलोमीटर है और बुढ़वाई का मुकाम नारान से 32 किलोमीटर है, तो यूँ समझ लें कि ये 15 किलोमीटर के बाद आपको खूबसूरत से खूबसूरत मुकामात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप बटाकुंडी तक आए और बटाकुंडी से बाद बुढ़वाई तक पहुँचेंगे, तो बुढ़वाई से आगे जलखड़, जलखड़ से आगे गट्टीदास, गट्टीदास से आगे फिर आगे आपका बाबूसा टॉप है। तो यूँ स्टेप वाइज आपको हर 14-15 किलोमीटर के बाद, यानी कि अगर आप ये समझें कि हम नारान से निकल रहे हैं। कल भी एक प्रोफेसर साहब की मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे साथ बुज़ुर्ग हैं तो हम हमें सजेस्ट करें तो कहाँ हम ठहरें। देखें, बात यह है कि इस इलाके की खूबसूरती यही है कि जैसे आप केवाई से ऊपर चढ़ते हैं और फिर आगे आपके पास जो स्टॉप शुरू हो जाते हैं, पारस आ जाता है, पारस के बाद मांदरी है, मांदरी के बाद कागान है, कागान के बाद फिर आप नारान है। तो 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर के बाद ये इस तरह के खूबसूरत वेन्यूज़ आपके पास मौजूद होते हैं कि जिसमें आप अपना स्टे कर सकते हैं, होटलिंग मिल जाती है और कम से कम ऐसा छोटा बाज़ार ज़रूर मौजूद होता है कि जिसमें आपको ज़रूरत की हर चीज़ मैसर होती है। अब आप जब आप बटाकुंडी से बुढ़वाई की जानिब सफ़र करते हैं तो इसके रास्ते में भी काफ़ी सारे झरने हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास दरिया, क्या कहते हैं, छोटे छोटे नाले बह रहे हैं। रोड के ऊपर से पानी बड़ी कसीर तादाद में से गुज़र रहा होता है। और ये भी ध्यान में रखें कि ये नीचे जो सा कंक्रीट पड़ी होती है जिधर पानी से आप गुज़र रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात इस कंक्रीट में से सरिये बाहर निकल आते हैं। पानी गुज़र करना तो उन्हें कंक्रीट में से सरिये बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ से गुज़रते वक्त थोड़ी सी एहतियात ये कर लें। लेकिन ये सीन मैंने जब आया था तो देखा था लुलसर झील के पास, वहाँ पर रोड की इस तरह की कैफियत थी। लेकिन जब आप, मेरा ख्याल है बुढ़वाई तक इस किस्म का कोई इशू नहीं होगा जिसमें प्रॉब्लम होगी। ये देखें आर्ट्स बने हुए राइट साइड पे, इसमें भी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और ये आर्ट्स बने हुए हैं। मेरा यही कहना है कि इस इलाके में जो कंस्ट्रक्शन हो, अगर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई हमारा जो डायरेक्टर लेवल के बंदे हैं, जो कि थिंक टैंक के बंदे हैं, अगर वो देख रहे हैं वीडियो, तो ज़रूर एक अच्छे होटल की जो सी है वो किसी भी वक्त उसकी कमी जो सी है वो पूरी मुमकिन नहीं है। अच्छा होटल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए रेजिडेंस अच्छी होगी तो वो लोग आएंगे। मैंने सुना था, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अभी देखूँगा कि इंडिया का कोई एक शहर है कि छोटी सी जगह पे वहाँ पर काफ़ी 100 के तादाद से 5 स्टार होटल बने हुए हैं। तो इसी तरह दीगर जो हमारे मुल्क हैं जहाँ पर सियाहत जो सी है वो अरूज पा चुकी है, तो वहाँ पर भी होटल इंडस्ट्री काफ़ी तादाद में मौजूद है ताकि लोग आएँ और उन्हें किसी किस्म का मसला ना हो। लेकिन एक बात और बड़ी है, मैं ना तो उनके लिए मखसूस इलाका आपने कर दिया है, वो जहाँ पर नारान है तो नारान में बनते रहे। लेकिन जब अगले इलाके आप डेवलप कर रहे हैं तो उनकी बाकायदा प्लानिंग करके उसको डेवलप करें ताकि उसमें जो उसका कुदरती हुस्न है वो बरकरार रहे, जहाँ पर जो नेचुरल कल्चर है उनका वो बरकरार रहे। क्योंकि यही कल्चर तो हमारा जो है वो लोगों से डिफरेंट है। अगर हमने भी यहाँ पर 5 स्टार होटल बना देने और 5 स्टार होटलों जैसा माहौल दे देना है तो बंद कमरे से आके बंद कमरे में बंद हो जाना जो है वो किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है। ये आगे एक और बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसमें से अभी मैं आपको गुजार रहा हूँ। ग्लेशियर के अंदर से जब गाड़ी गुजरती है और ये जो एक थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ से गुज़रने के बाद जो फीलिंग्स आती हैं ये शायद ही कभी ज़िंदगी में आपने देखी हो। जो लोग जुलाई अगस्त में आते हैं तो वो इन नज़ारों से महरूम तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जून में जब लोग आते हैं तो फिर ये जब जैसे ही रास्ता खुलता है तो ये ऊंची ऊंची दीवारें, बंदे को पता लगता है जैसे किसी गार में से गुज़र रहा है। तो इसका एक अपना ही नज़ारा है, एक अपना ही मज़ा है। तो मैं
बात रिपीट अगर करूँगा फिर लूँगा मतलब जी एक ही गाल तुसी 10-10 बारी पाई है। लेकिन देखें हालात वाक़यात ऐसे होते हैं, बताना पड़ जाता है कि ये इलाका ऐसा है कि ये हर महीने में अपना रंग बदलता है। अगर कोई ये कहे कि जी मैं अप्रैल में आया था तो अप्रैल में नारान की वादी कागान का अपना हुस्न था, मई में अपना, जून में अपना, जुलाई में, अगस्त में। और अगर मुझसे ये लोग पूछते हैं फिर अक्सर जी बेहतरीन वक्त कौन सा है जी नारान का गान आने का, तो इसकी भी हर बंदे की अपनी सोच है कि बेहतरीन वक्त कौन सा है। मसलन मेरे नज़दीक अगर मेरी सोच के मुताबिक जाएँ तो मुझे जून बहुत अच्छा लगता है कि जैसे ही नारान का गान बबूसर टॉप का रास्ता खुले और आप पहुँच जाएँ तो उस वक्त के जो नज़ारे होते हैं, उस वक्त के जो हालात वाक़यात होते हैं, उनका एक अपना ही मज़ा है। अब जुलाई अगस्त जो सीज़न होता है तो उसके अपने नज़ारे हैं, लेकिन उसकी वजह पे फिर मैं आपको बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा फिर आके रास्ते भी आपको पता है। इस दफ़ा भी जलखट के करीब लैंडस्लाइडिंग भी हुई है तो लोग उसकी वजह से अवॉइड करते हैं। अब आपने अपनी देखनी होगी कि आप कब कंफर्टेबल हैं, आप कब आ सकते हैं, कब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, कब आपको मौका मिलता है, तो वो तो एक अलग मसला है। लेकिन मेरे नज़दीक बेहतरीन वक्त जो आने का है वो जून का है, क्योंकि उस वक्त आप ग्लेशियर बहुत ज़्यादा होते हैं और उन ग्लेशियर में से गुजरने का एक अपना ही मज़ा है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त, लेकिन परफेक्ट मौसम आम लोगों के लिए इस लिहाज से उनकी नज़र में जुलाई अगस्त इसलिए होता है कि इसमें ठंड में थोड़ी सी कमी हो जाती है, ग्लेशियर नहीं होते हैं, ग्रीनरी हो जाती है, लश ग्रीन एरिया होता है। पर ये जो आबशारें बह नज़र आ रही हैं आपको, ये बड़े ज़्यादा पानी का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं, तो उसमें ये खूबसूरती और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर जिस तरीके से जिस अंदाज से हर बंदे का इस इलाके को देखने का एक अपना अंदाज़ है, अपना रंग है, और उस अंदाज से जब लोग देखना चाहते हैं तो फिर उनको एक अपना ही मज़ा आता है। बहरकफ जिस भी मौसम में आए, जिस हफ्ते में आए, आपको नारान और बाबूसर का एक अपना रंग आता है। इस दफ़ा एक और अनहोनी भी हुई है कि 22 जून को जिस यानी कि जितनी बल्क में, जितनी ज़्यादा तादाद में बर्फ़बारी हुई है और जून के महीने में रिकॉर्ड है। काफ़ी अरसे के बाद लोगों ने मुझे बताया कि बाबूसर टॉप पर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। हाँ, जून के बाद अभी तक जुलाई में कोई बर्फ़बारी नहीं हुई है। ये शायद आके अब जुलाई अगस्त का महीना वैसे ही गुजरेगा और अगस्त के बाद फिर वहाँ पर बर्फ़बारी का आगाज़ होगा। लेकिन रब कादिर करीम है, वो किसी वक्त भी चाहे, जिस वक्त भी चाहे, कुछ भी कर सकता है। तो ले जी, ये मेरी बातें इसी तरह जारी थी। मैंने आपको कुछ तफसील बताने की कोशिश की है और बाई पार्ट्स में कर रहा हूँ, हम जहाँ तक पहुँच सकेंगे। अभी भी 26 मिनट की वीडियो बन चुकी है और मैंने बड़ी कोशिश की थी कि रास्ते में काफ़ी सारी मैंने कटिंग भी की, एडिटिंग भी की, लेकिन जो मेन रोड का जो स्ट्रक्चर था वो मैं आपको किस हद तक दिखाने में कामयाब हुआ हूँ, ये तो आप वीडियो देख के अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इज़हार करेंगे। और साथ साथ यहाँ मैं भी बताता चलूँ कि मैं प्रिंस ज़ियाउर रहमान साहब का भी नंबर दूँगा, जो इस इलाके में काफ़ी अरसे से, बल्कि यूँ कहें कि सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले वही हैं। उनका नंबर भी दूंगा। अगर किसी भाई को होटल वगैरह की या किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़ियाउर रहमान भाई साहब से रब्ता करें, तो वो आपको बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ होटल वगैरह मुहैया करेंगे बल्कि गाइड भी करेंगे। तो बिल्कुल जी, ये हमारा सफ़र तकरीबन मेरा अख्ताम के करीब है, लेकिन यहाँ पर एक दो बातें और भी बड़ी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मुझे वक्त मिले मुकम्मल करने में यानी। और वो बातें ये थी कि यहाँ पर मेरी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, जिसने हमें क्लियर किया है कि यहाँ पूरी कागान वैली में आपको कैंपिंग की इजाज़त नहीं है। और इसकी वजह उन्होंने काफ़ी सारी बताई हैं कि एक तो कैंपिंग के टेंट विलेज बन जाता है, और दूसरा सबसे अहम वजह कि सिक्योरिटी के हवाले से कि सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाए, और दो तीन चीज़ें और भी बताई हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं वो जाते हैं जब तो कैंपिंग कर लेते हैं। हमने ख़ुद भी एक दफ़ा कैंपिंग की हुई है। मुझे नहीं पता है कि ये किस हवाले से ये आर्डर है या नोटिफिकेशन क्या है, लेकिन कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इसकी परमिशन नहीं है। ये मैं आपको कंफर्म करता चलूँ। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं जी कैंपिंग के हवाले से, तो ये मैं आज आपको डिटेल बता रहा हूँ। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि जब अहम मौके होते हैं 14 अगस्त वगैरह का या ईद वगैरह का, तो वो कैंपिंग के लिए एक स्पेशल जगह मुकर्रर कर देते हैं, वहाँ पर कैंपिंग की जा सकती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो गाय बगाए देते रहते हैं। तो चलें जी, इस दफ़ा 14 अगस्त भी अब आने वाली है। देखते हैं कि 14 अगस्त के मौके पर वो कैंपिंग विलेज का ऐलान कहाँ करते हैं, कहाँ पर कैंपिंग की जा सकेगी या कुछ होगा। तो जो वो डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह, वो डिटेल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आप इस इलाके में आते हैं और कैंपिंग करना चाहते हैं
तो फिर कैंपिंग कहाँ की जा सकती है। वैसे तो ये इस पूरी वादी में मैंने अक्सर जगह पे देखा हुआ है कि जैसे ये साइड पे ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तो इन्हीं के पास आके लोग अक्सर नौजवान या किसी रेस्टोरेंट के पास आकर तो वो अपना टेंट लगा लेते हैं और अपनी रहाइश का थोड़ा बहुत जो टेम्परेरी बंदोबस्त है वो कर लेते हैं। चलें जी, बातों बातों में हम मुड़वाई पहुँच चुके हैं, मुड़वाई आने लगा है और दूसरे पार्ट में हम आपको अब मुड़वाई से नारान तक का सफ़र बताएंगे। उसकी वीडियो का भी लिंक मैं साथ अटैच कर दूंगा, अगर आपने वो देखना है तो वो भी देख लेंगे। और मुड़वाई में पहुंचकर हम आज ब्राइट स्टार में कैंप करेंगे। सरदार वाजिद साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका ये होटल है ब्राइट स्टार। ये आप मुड़वाई बाज़ार में जब आते हैं तो लेफ़्ट साइड में अंदर जाकर इनका होटल है और बड़ा अच्छा होटल है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मौजूद है मेरी, वो जो पहले मैं जारी कर चुका हूँ। तो बिल्कुल अगर आप मुड़वाई में आएँ तो ब्राइट स्टार में ज़रूर कैंप कीजिएगा। और ब्राइट स्टार में आकर अगर आप पटवारी बैठक टीवी का हवाला भी देंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ रिलीफ भी ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ताकि फिर हम इस तरह की वीडियो मज़ीद बनाएं और इसमें क्या कुछ कमियां रह गई हैं उसकी निशानदेही कीजिएगा, ताकि फिर आने वाले ट्रिप में जब हम वीडियो बनाएं तो उन चीज़ों का बाकायदा हम ख्याल रखें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।